शॉर्ट एक सम ऑफ मनी दीजिए जो उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, उसके जिंदा रहने में उस सपोर्ट करेगा। उसको मेंटेनेंस कहते हैं। अब मेंटेनेंस टेम्पररी भी हो सकती है, जिसको हम इंटरिम मेंटेनेंस, पेंडेंटल आइटम मेंटेनेंस कहते हैं, विच मीन्स कि जब तक लिटिगेशन चल रही है तब तक, अब लिटिगेशन तो टाइम लेगी, तो तब तक भी किसी को भूखे मरने तो नहीं छोड़ सकते ना, तो उसको हम पेंडिंग लिटिगेशन में दी जाने वाली मेंटेनेंस कहते हैं। तो वो टेम्पररी होती है कि जिस दिन केस डिसाइड हो जाएगा तब तक के लिए। और एक होती है परमानेंट या फाइनल मेंटेनेंस, जो जजमेंट के बाद दी जाएगी फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द पर्सन, कि जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक वो मेंटेनेंस उसको दी जाएगी। या फिर सपोज अगर आपने शादी के लिए मेंटेनेंस दी है, अपनी वाइफ के लिए मेंटेनेंस दी है, तो जब तक, अगर वो दोबारा शादी करती है ऑब्वियसली उसके बाद तो नेक्स्ट हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तब तक। अगर सपोज आपने बच्चों के लिए दी है, तो जब तक बच्चे माइनर हैं, यानी 18 साल से कम है, तब तक, तो उसको बोलते हैं फाइनल मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टेम्पररी एंड फाइनल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैम। तो अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है तो आपकी मेंटेनेंस भी स्पेशल मैरिज एक्ट ही गवर्न करेगा। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहला लॉ जो कवर होता है मेंटेनेंस में वो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो सपोज आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली, जो कि आपकी, आप रजिस्टर्ड मैरिज कहते हो ना, कोर्ट जाके रजिस्टर्ड मैरिज करी जाती है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, तो आपकी मेंटेनेंस भी उससे गवर्न होगी। अब स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो भी दो टाइप की मेंटेनेंस देता है ऑब्वियसली, एक पेंडिंग लिटिगेशन वाली, एक परमानेंट वाली। लेकिन इसमें सिर्फ वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, सिर्फ वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अच्छा कब? जब उसकी खुद की सफिशिएंट इनकम नहीं है टू सपोर्ट हरसेल्फ। अच्छा मेंटेनेंस का ये तो बेसिक प्रोविजन है, चाहे आप किसी भी लॉ में चले जाओ। आप जाके सपोज आप 100 रुपए कमाते हो, आपके हस्बैंड भी 100 रुपए कमाते हैं, तो आप जाके ये नहीं कह सकते मैं अपने हस्बैंड के बराबर कमाती हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेंटेनेंस दो। तो दिस इज मेंटेनेंस। क्या है मेंटेनेंस? हमेशा मांगी जाती है, एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती, राइट? तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है कि मेरी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम कम है। ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगेन पेंडेंटल आइटम मेंटेनेंस भी और परमानेंट मेंटेनेंस भी। अगर परमानेंट मिली है तो कब तक मिलेगी? जब तक वाइफ जिंदा है, या जब तक कोई और चीज नहीं हो जाती जिसकी वजह से कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगेन पेंडेंटल आइटम मेंटेनेंस भी और परमानेंट मेंटेनेंस भी। अगर परमानेंट मिली है तो कब तक मिलेगी? जब तक वाइफ जिंदा है, या जब तक कोई और चीज नहीं हो जाती जिसकी वजह से कोर्ट अपना डिसीजन चेंज करती है। ठीक है, देन सेकंड लॉ आ जाता है। अब आपने किससे शादी करी? अब आपने हिंदू मैरिज एक्ट से शादी करी, क्योंकि आप भी हिंदू हो और आपके हस्बैंड भी हिंदू हैं। ठीक, तो इसमें आप गवर्न होगे हिंदू मैरिज एक्ट से। ये सिर्फ दो हिंदुओं के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रोविजंस है, सेक्शन 24 और सेक्शन 25। ये कवर करते हैं अगेन इंटरिम मेंटेनेंस एंड फाइनल मेंटेनेंस। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है। यहां ये एक एक्सेप्शनल लॉ है, एक लौता, जो वाइफ के लिए भी अवेलेबल है और हस्बैंड के लिए भी अवेलेबल है। तो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, अनलाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम ईच अदर। अगर हस्बैंड भी आपसे कम कमा रहे हैं और अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, जो अगर आप ध्यान से देखो और ना पब्लिक परसेप्शन में और ना किसी और लॉ में है। राइट राइट। हम मान ही नहीं सकते। अगर आप एक जनरल पब्लिक से पूछोगे वो कहेंगे हस्बैंड थोड़ी मांग सकते हैं वाइफ से मेंटेनेंस। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हमने देखा सिर्फ वाइफ को मिलती है मेंटेनेंस। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, whoever is incapable of supporting themselves independently from their source of income, वो मेंटेनेंस मांग सकता है अपने स्पाउस से। तो एक तरह से आप देखो तो इट्स अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। इसमें दोनों जेंडर्स को बराबर मान रखा है, राइट? अब ये लॉ कहता है, देखो इन प्रैक्टिस हस्बैंड बहुत कम मेंटेनेंस मांगने जाते हैं या शायद नहीं ही जाते। वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड्स नॉर्मली अपनी वाइफ के लिए नहीं छोड़ते अपना करियर।
सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ये कवर करते हैं अगेन इंटरिम मेंटेनेंस एंड फाइनल मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ ये एक एक्सेप्शनल लॉ है, एक लौता, जो वाइफ के लिए भी अवेलेबल है और हस्बैंड के लिए भी अवेलेबल है। तो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, अनलाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम ईच अदर। अगर हस्बैंड भी आपसे कम कमा रहे हैं और अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, जो अगर आप ध्यान से देखो और ना पब्लिक परसेप्शन में और ना किसी और लॉ में है। राइट राइट हम मान ही नहीं सकते। अगर आप एक जनरल पब्लिक से पूछोगे, वो कहेंगे हस्बैंड थोड़ी मांग सकते हैं वाइफ से हाँ मेंटेनेंस। ये ठीक ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हमने देखा सिर्फ वाइफ को मिलती है मेंटेनेंस। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, whoever is incapable of supporting themselves independently from their source of income, वो मेंटेनेंस मांग सकता है। अपने मेंटेनेंस मांगने जाते हैं या शायद नहीं ही जाते, वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड्स नॉर्मली अपनी वाइफ के लिए नहीं छोड़ते अपना करियर, है ना। सोसाइटी ऐसी स्ट्रक्चर्ड है, नॉर्मली लेडीज को मांगना पड़ता है। बट लॉ जेंडर न्यूट्रल है जब आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाते हो। अब जो थर्ड लॉ है, दैट इज हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब आप इस एक्ट को देखोगे तो इसके नाम में ही मेंटेनेंस वर्ड है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉ स्पेशलाइज करता है मेंटेनेंस के अंदर, राइट। अच्छा, ये वाला जो लॉ है, ये सिर्फ वाइफ के लिए मेंटेनेंस की बात नहीं करता, ये और लोगों के लिए भी मेंटेनेंस की बात करता है। जैसे आपका बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, डॉटर इन लॉ हो गई, और भी बहुत सारे डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स जो हो गए। तो ये एक आप मान लो कि हिंदू उस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। दूसरा, ये सिर्फ वाइफ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये और भी रिलेशंस पे है, ठीक है। लेकिन इसमें हस्बैंड का वर्ड नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में कवर्ड है। तो इसमें कौन कौन कवर्ड है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट तो आप हमेशा अपने हस्बैंड से ही मांगोगे मेंटेनेंस, राइट। बट सपोज द हस्बैंड इज नो मोर, तो एक विडो डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अच्छा, देखो, देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, लाइक सपोज हस्बैंड प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, या उस लेडी के बच्चे हैं जो उसे मेंटेन कर सकते हैं, या उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, या अपने पेरेंट्स हैं। बट इफ इनमें से कुछ नहीं है, तो फादर इन लॉ की ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। तो ये लॉ में पहला क्या है, पहली तो वाइफ है ऑब्वियसली, सेकंड विडो डॉटर इन लॉ है, उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन। आपके बच्चे अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो एक माइनर हिंदू बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकता है। अब इसमें मैंने 2-3 टर्म्स यूज करी हैं विच इज इंपॉर्टेंट। पहला इज माइनर बच्चा, बोथ सन एंड डॉटर। दूसरा, लेजिटिमेट भी और इलेजिटिमेट भी। नॉर्मली हम कॉमन परसेप्शन क्या मानते हैं कि इलेजिटिमेट बच्चे को नहीं मिलेगी चीज, राइट। बट लॉ कहता है नहीं, आप अपने पेरेंट्स से, चाहे आप इलेजिटिमेट हो, आप ले सकते हो मेंटेनेंस अगर आप एक माइनर हो तो। माइनर मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से 18 से कम हो, 18 ईयर्स से कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब आप अपने फादर से भी क्लेम कर सकते हो, आप अपने मदर से भी क्लेम कर सकते हो। नॉर्मली अगेन जब कॉमन परसेप्शन से सोचते हैं, हम कहते हैं मेंटेनेंस तो फादर देगा। हम मेंटेनेंस मांगने जाते हैं या शायद नहीं ही जाते, वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड्स नॉर्मली अपनी वाइफ के लिए नहीं छोड़ते अपना करियर, है ना। सोसाइटी ऐसी स्ट्रक्चर्ड है, नॉर्मली लेडीज को मांगना पड़ता है। बट लॉ जेंडर न्यूट्रल है जब आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाते हो। अब जो थर्ड लॉ है, दैट इज हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब आप इस एक्ट को देखोगे तो इसके नाम में ही मेंटेनेंस वर्ड है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉ स्पेशलाइज करता है मेंटेनेंस के अंदर, राइट। अच्छा, ये वाला जो लॉ है, ये सिर्फ वाइफ के लिए मेंटेनेंस की बात नहीं करता, ये और लोगों के लिए भी मेंटेनेंस की बात करता है। जैसे आपका बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, डॉटर इन लॉ हो गई, और भी बहुत सारे डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स जो हो गए। तो ये एक आप मान लो कि हिंदू उस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। दूसरा,
ये सिर्फ वाइफ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये और भी रिलेशंस पे है, ठीक है, लेकिन इसमें हस्बैंड कवर्ड नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में कवर्ड है। तो अच्छा इसमें कौन कौन कवर्ड है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट तो आप हमेशा अपने हस्बैंड से ही मांगोगे मेंटेनेंस, राइट? बट सपोज द हस्बैंड इज नो मोर, तो एक विडो डॉटर इन लॉ अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती अच्छा है। हाँ, देखो देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, लाइक सपोज हस्बैंड प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, हाँ या हाँ उस लेडी के बच्चे हैं जो उसे मेंटेन कर सकते हैं, या उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, या अपने पेरेंट्स हैं, बट इफ इनमें से कुछ नहीं है तो फादर इन लॉ की ड्यूटी बन जाती है, अच्छा ठीक है? तो ये लॉ में पहला क्या है, पहली तो वाइफ है ऑब्वियसली, हाँ हाँ सेकंड विडो डॉटर इन लॉ है, उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन। हम्म, आपके बच्चे अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो एक माइनर हिंदू बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकता है। अब इसमें मैंने दो तीन टर्म्स यूज करी हैं विच इज इंपॉर्टेंट। पहला इज माइनर बच्चा, बोथ सन एंड डॉटर। दूसरा लेजिटिमेट भी और इलेजिटिमेट भी। नॉर्मली हम कॉमन परसेप्शन क्या मानते हैं कि इलेजिटिमेट बच्चे को नहीं मिलेगी चीज, राइट? बट लॉ कहता है नहीं, आप अपने पेरेंट्स से, चाहे आप इलेजिटिमेट हो, आप ले सकते हो मेंटेनेंस अगर आप एक माइनर हो तो। माइनर मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से 18 से कम हो, 18 ईयर से कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब आप अपने फादर से भी क्लेम कर सकते हो, आप अपने मदर से भी क्लेम कर सकते हो। नॉर्मली अगेन जब कॉमन परसेप्शन से सोचते हैं, हम कहते हैं मेंटेनेंस तो फादर देगा, बट लॉ कहता है नहीं, दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को पालना। अब मदर केपेबल नहीं है तो वो बात अलग है, ठीक है? अच्छा, अब अभी तक हमने बोला माइनर बच्चा, लेकिन डॉटर एक ऐसी एक्सेप्शन है जो इवन अगर मेजर है तो भी अनमैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स। अनमैरिड डॉटर को एक तरह से वो कहते हैं ना, हिंदूज में कहा जाता है ना, डॉटर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक वो हाँ शादी हाँ हाँ नहीं कर देता। हम्म, तो उसी कॉन्सेप्ट को बोरो करते हुए, उसी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को बोरो करते हुए यहाँ ये कहा गया है कि डॉटर अगर मेजोरिटी भी गेन करती है, सन के लिए नहीं कहा गया है, डॉटर अगर मेजोरिटी भी हो गई है उसकी अटेन, उसके बावजूद वो अपने फादर, अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट ऑब्वियसली हमेशा नहीं, इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और हर ओन प्रॉपर्टी। मेंटेनेंस हमेशा तभी आएगी जब आप केपेबल नहीं हो, अच्छा मेंटेनेंस कभी भी आपके केपेबिलिटी होते हुए नहीं आएगी, ठीक है? देन ये लॉ कवर करता है पेरेंट्स को। तो हिंदू पेरेंट्स भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, बूढ़े हो गए हैं, इनफर्म हो गए हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार उठ के आया, जैसे आप जब भी सोसाइटी एंगल से सोचोगे तो हम अपने पेरेंट्स को, बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? बेटा। सोसाइटी हमेशा कहेगी कि पेरेंट्स का बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, बेटी कभी नहीं होती। तो लॉ के पास ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रखे हैं कि क्या सिर्फ बेटा या बेटी भी। तो द लॉ क्या कहता है? पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम बोथ सन एंड डॉटर। तो आप अपने बेटे से भी और अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, राइट? अच्छा, ये लॉ सिर्फ हिंदूज पे एप्लीकेबल है, ये हमको याद रखना है, ठीक अच्छा है? तो अच्छा इसमें और कोई भी रिलीजन का इंसान ओ, अप्लाई कर सकता मेंटेनेंस के लिए। अच्छा और सपोज आप हिंदू थे बट यू कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन, हम्म तो आप यू सीज टू बी अ हिंदू, आप अब तो हिंदू नहीं रहे, तो हम्म, आप इस लॉ से कवर नहीं होगे। अच्छा अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी हमने एक हिंदू मैरिज एक्ट डिस्कस किया था, हम्म उसमें भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। हम्म और अब हमने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डिस्कस किया है, हम्म, जिसमें और चीजें तो हैं लेकिन वाइफ तो यहां भी ले सकती है। तो सपोज अगर आप एक वाइफ हो तो आप कौन से प्रोविजन के अंडर कोर्ट जाओगे? दोनों के अंदर तो नहीं जा पाओगे एक साथ, कोर्ट कहेगी कि भाई डिसाइड कर लो किस में आना है, हम्म, right? तो इन दोनों में ना एक बड़ा माइन्यूट सा फर्क है इन दोनों लॉज के अंदर। अच्छा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप तब जाओगे जब सपोज आपका कोर्ट में कोई लिटिगेशन चल रहा है, जैसे सपोज आपने डिवोर्स केस डाल रखा है,
या जुडिशियल सेपरेशन का केस डाल रखा है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस डाल रखा है, तो आप उसी के अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में जाओगे। बट सपोज आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेना चाहते या कोई और लिटिगेशन नहीं करना चाहते, तो आप कहाँ जाओगे? आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जाओगे, जहां आप ये नहीं बोलोगे इसने मुझे मारा पीटा या मैं इससे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ। आप ये बोलोगे कि मैं इनकी वाइफ हूँ और मैं मेंटेनेंस चाह रही हूँ। तो अगर आप कोई लंबी चौड़ी लिटिगेशन वैसी वाली नहीं करना चाह रहे हो, आपके बीच में कोई लिटिगेशन नहीं चल रही, तो आप कहाँ जाओगे? आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जाओगे। ठीक है। अब ये जो 3 लॉज हमने कवर कर लिए, पहला स्पेशल मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, तीसरा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब आप इसको अभी तक देखो तो ये एक तो शादियों से रिलेटेड लॉज है, और दूसरे वाले जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको हिंदूज बोलते हैं, जिसमें हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख आते हैं, राइट? इन सबको हमने अभी तक कवर किया। बट बाकी लोगों का क्या? तो एक लॉ, जो चौथा लॉ इसको कवर करता है, पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी हर एक ने सुन रखा है। अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, हक, जो शाहबानो के केस पे इंस्पायर्ड थी, राइट? बहुत भाई। तो वो उसमें अगर आपने वो देखी हो तो सेक्शन 125 कवर था। वही सेक्शन अब बदल के जो नया हमारा लॉ आया है उसमें सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस हो गया है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले जो सेक्शन 125 था, अब वो रीनेम होके सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस हो गया है। अब ये जो सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस है, ये क्या? देखिए, जैसे इंडिया है, इंडिया इज नॉट लाइक द वेस्ट, इंडियन लॉज आर नॉट लाइक द वेस्ट। जैसे यूएस वगैरह में कुछ और बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट जगहों पे ये लॉज हैं कि जैसे आपने 10 साल की आपकी शादी हो गई, तो आपने उस शादी की ड्यूरेशन में जो भी असेट्स क्रिएट किए, किसी ने भी किए, आपने साथ मिलके किए, तो आपका ऑटोमेटिक 50-50, अगर आपका एक इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया है तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रॉपर्टी जिसने बनाई, जिसके नाम पे, उसकी। तो ऑब्वियसली विमेन डू टेंड टू बी एट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज we very proudly say she is the backbone of this person, or behind every successful man there is a woman. But the problem is, the moment the marriage goes bad, wo suddenly the success becomes of the man and the woman is on the roads, right? तो इसलिए यहाँ पे मेंटेनेंस की लड़ाइयाँ है भी ज्यादा। देखो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ शादियां आजकल लैविश होती हैं। लोग अपनी लाइफ की 10, 20, 30% अपने बच्चों की शादी में लगा देते हैं, लाइफ की सेविंग। कुछ लोग लोन्स लेके अपने बच्चों की शादी करते हैं। वी आर इन अ रेस दीज डेज, राइट। एक रेस में लग गए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजलेस है। हाँ, मुझे भी ये ठीक नहीं लगता। आप करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हो, देन ऑब्वियसली अगर वो शादी नहीं चली, राइट। पता है, लिटरली मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा जो हमारे पास आता है ना, उसमें एक सबसे बड़ी डिमांड होती है, जी मैंने शादी में इतना लगाया और मैंने शादी में इतना लगाया, कि मेरे माँ बाप के इतने करोड़ या इतने लाख रुपए लग गए। दूसरा, आई सी विमेन जो शादियां निभाती रहती हैं डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट अब्यूजेस। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, आई कैन नॉट डिसअपॉइंट देम। ठीक है, तो व्हाट, अगर आप एक सिंपल शादी कर लेते हो सपोज, राइट, तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, आप जाइए साइन करिए या मंदिर में शादी करिए, छोटी सी शादी कर लीजिए, उससे एटलीस्ट आई एम नॉट गिविंग योर मैरिज एडवाइस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई सी दिस एवरी डे, कि लोग कहते हैं जी हमारे तो इतने लाख रुपए वेस्ट हो गए, अब मुझे वापस चाहिए। हस्बैंड भी वही कहता है, वाइफ भी वही कहती है। दूसरी बात ये होती है कि मैं तो ये शादी इसलिए चला रही हूँ या चला रहा हूँ कि मेरे माँ बाप के बहुत पैसे लग गए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे यहाँ डाउरी बहुत चलती है। डाउरी तो चलो वो हो गई जो सामने वाले ने मांगी, एक बहुत बड़ी चीज है हम व्यवहार। राइट। कि जी हमारे यहाँ दूल्हे को चेन, दूल्हे की माँ को सेट, दूल्हे की बहन को इयररिंग्स, दूल्हे की बहन जीजे को अंगूठी,
दूल्हे के फादर को करनी। राइट ये तो वो चीज है जिसको ना कोई डाउरी मानता और ना कोई इसका बुरा मानता, ये तो हक हलाल का है, right? But if you look at today's gold rates, this runs into lakhs and crores. तो जब आप अलग होते हो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए भी लोग खींचते हैं इन चीजों को। तो इफ वी मेक थिंग्स सिंपलर, एंड सेकेंडली, if we retain our individualities, if we retain our तुम अपनी लाइफ चलाओ, तुम अपनी जॉब करो, हम अपनी जॉब करें, एंड इफ वी स्ट्रक्चर द सोसाइटी इन अ वे दैट women गेट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली कि चलो तुम्हारे बच्चे हम संभाल लेंगे, एक कम्युनिटी बिल्डिंग जहां विमेन को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्हें कंडीशनली पीछे ना खींचा जाए, स्ट्रक्चरली पीछे ना खींचा जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा इन द होल सिनारियो। क्यों मांगेगी कोई लेडी मेंटेनेंस अगर उसके पास अपना पैसा होगा? राइट सही बात मतलब मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु विल डू इट इररिस्पेक्टिव। राइट Nobody wants to go to court, fight an ugly battle राइट out of nowhere, right? Peace of mind हर एक को अच्छा। और वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वाइफ को लेके? हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ को लेके क्या क्या होती होता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज यस यस अकॉर्डिंग टू लॉ? यस ठीक है, तो देखिए सबसे पहली तो हस्बैंड की वाइफ, अगर हम लीगली देखें तो टू ट्रीट हर वेल, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को शादी करके अपने घर पे लेके आए हैं तो आप उसको ठीक से ट्रीट करेंगे। बाय ठीक से ट्रीट करेंगे आई मीन आप उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल देंगे इक्विवेलेंट टू योर ओन। आप घर में एक और लेडी नहीं लेके आएंगे, आप उस वाइफ के साथ क्रूअल तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। अब क्रूअल्टी का मतलब, अगर आप दूसरी बीवी लेके आएंगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरी लेडी लेके आएंगे तो वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफेंस हो जाएगा जो कि क्रिमिनल लॉ के अंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे क्रूअली बिहेव करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे या उसको सेक्सुअली अब्यूज करेंगे या वर्बली अब्यूज करेंगे, तो ये सब, मारना पीटना तो खैर क्रिमिनल ऑफेंस भी है, लेकिन इंडिया में मैरिटल रेप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अच्छा नहीं है। आप हस्बैंड को मैरिटल रेप के लिए, आप किसी भी लेडी को रेप कीजिए, अच्छा आप जेल जाएंगे, लेकिन आप अपनी बीवी को मल्टीपल टाइम्स भी रेप करते हैं तो आप जेल नहीं जा सकते, ओके क्योंकि वो एक लॉ ही नहीं है। लेकिन स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि आप उसको अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज ना कीजिए। लेकिन एज इवन इफ आई से कि मैरिटल रेप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट स्टिल एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, तो इफ द हस्बैंड इज डूइंग इट द वुमन कैन टेक डिवोर्स। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आप जा सकते हो, आप अलग रह सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो, मेंटेनेंस ले सकते हो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो। तीसरी आई वुड से, अगर आप मुझसे पूछो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हस्बैंड की, इट इज टू मेंटेन द वाइफ, बीवी को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, उसके उसको अच्छे से अच्छे घर में रखना, सब कुछ। अगर आप ये नहीं करते हो तो मेंटेनेंस के अंडर जा सकती है, अच्छा राइट? देन बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना, एंड आई थिंक मोर और लेस लॉ तो आपको यही रेमेडीज देता है। बाकी तो राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी एज अ, इफ यू वांट टू बी एन आइडियल हस्बैंड देन तो आपको बहुत चीजें करनी है, बट लॉ के लिए मेजर मेजर जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो यही है, क्योंकि अगर इसमें से आप कुछ भी और नहीं करते हो देन द वाइफ वेरी रैशनली कैन स्टे सेपरेटली एंड से कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। अगर आपकी एक दूसरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ बोल सकती है। अगर आप घर में लेके आ रहे हो तो वाइफ बोल सकती है मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। अगर आप उसको मारते पीटते हो, लाइफ बोल सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करके वाइफ को हैरेस कर रहे हो तो वाइफ अलग रह सकती है। अगर आप वाइफ का और बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हो पैसों से या किसी, सिर्फ पैसों से नहीं, आप उनको अकेला छोड़ के चले जाते हो, आप महीनों महीनों घर वापस नहीं आते, तो वो भी तो डिजर्शन है ना। तो उसमें वाइफ आपके अगेंस्ट मतलब अलग हो सकती है। और ये सब सही रीजंस माने गए हैं अलग रहते हुए मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। अच्छा तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है एज अ हस्बैंड। ऑब्वियसली ना, आपको वाइफ, किसी को आप शादी करके अपने घर लाए हो, राइट आप उसको ठीक से रखो,
राइट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या है, राइट एकदम सही बात है। हो जाएगा ही नहीं। सपोज अगर एक सोसाइटी है उसमें कोई क्राइम नहीं है तो कोर्ट आएगी ही नहीं। द सेम वे अगर एक फैमिली अपने घर की लड़कियों को, लेडीज को ठीक से ट्रीट कर रही है, उनको सही से कपड़े, एजुकेशन, नीड्स, फूड, सब कुछ लाइफस्टाइल ठीक से दे रही है, तो कोर्ट की नीड ही नहीं। द मोमेंट द सोसाइटी फेल्स इज व्हेन द कोर्ट इज नीडेड। तो मेंटेनेंस में कोर्ट आपकी क्या हेल्प कर सकता है? अगर सोसाइटी फेल हो गई है, अगर आपकी फैमिली फेल हो गई है, अगर आपके हस्बैंड या पेरेंट्स या कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में फेल हो गए हैं, दैट इज व्हेन द कोर्ट हेल्प्स यू। हाउ? तो मेंटेनेंस कभी भी ऐसा तो है नहीं कि आपने बोला मुझे मेंटेनेंस चाहिए और आपको मेंटेनेंस मिल गई। कोर्ट कहाँ आएगा? तो आप कोर्ट के सामने अपनी एक एप्लीकेशन लेके जाएंगे, हम्म, किसी भी लॉ में जो हमने डिस्कस किए, राइट? अगर आप स्पेशल मैरिज से गवर्नड है आप वहां जाइए, अगर आप हिंदू मैरिज से गवर्नड है आप वहां जाइए। हम्म, अब आप कोर्ट गए, आपने अपनी पिटिशन लगाई, अपनी एप्लीकेशन लगाई, अब डीवी में आपने अपनी कंप्लेंट डाली, आपने ये सब किया। अब कोर्ट आपको सुनेगी और आपके हस्बैंड को ग्रांट कर बोलेगी कि इसको आप मेंटेनेंस दीजिए, आपको मेंटेनेंस ग्रांट करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि आप मेंटेनेंस के वर्दी हो, आप मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड हो और कितनी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड हो, तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट करेगी। अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपके हस्बैंड पे करेंगे या तो नहीं करेंगे। करेंगे तो ठीक है, वो तो कोर्ट ने आपकी हेल्प करी दी। नहीं करेंगे तो एक तो होता है फॉर्मल रूट कि आप जाइए कोर्ट को बोलिए कि जी ये पे नहीं कर रहे। उसमें कोर्ट के पास एक और पावर है कि वो आपके हस्बैंड की से एम्प्लॉयर को कह सकती है कि भाई इनकी सैलरी यहाँ जमा कराओ कोर्ट में, ये बीवी को नहीं पे कर रहा। कोर्ट के पास कुछ लॉज में यहाँ तक की पावर है कि वो जेल में डाल सकती है हस्बैंड को कोर्ट की बात ना मानने और आपको ना पे करने के लिए। तो कोर्ट आपको एक घर दे सकती है, मतलब कि हस्बैंड को बोल सकती है कि इसको इसके या तो घर का रेंट दो या इसको अपने जो मैट्रिमोनियल होम जहाँ ये रह रही थी वहां रखो। देन कोर्ट ये कह सकती है कि इसको मंथली खर्चा दो, इसके बच्चों को मंथली खर्चा दो, इसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस, इसके बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस दो, इसके मेडिकल के एक्सपेंसेस दो। और जो आप केस कर रहे हो, आप हस्बैंड पे ही केस कर रहे हो, और उसके लीगल एक्सपेंसेस भी कोर्ट कह सकती है कि इस लेडी को दो। अगर आप एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोर्ट आपको एक गवर्नमेंट का फ्री का लॉयर भी दे सकती है। अगर आप एक वुमन हो तो वो भी कोर्ट कर सकती है आपके लिए, क्योंकि आप एक लेडी हो, आपका राइट है कि आप एक गवर्नमेंट लॉयर के साथ, जो जिसको हम लीगल एड कहते हैं, उनको ले सकते हो। अच्छा तो कोर्ट आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। कोर्ट यहाँ तक कोशिश करती है कि अगर आपकी शादी बच सकती है या प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो तो एक मीडिएशन का रास्ता भी दिखाती है, तो आप मीडिएशन कर लीजिए और बच जाइए। तो कोर्ट आपको इन तरीकों से हेल्प करती है। बट कोर्ट का प्रॉब्लम कोर्ट तक पहुंचेगी ही तब जब सोसाइटी फेल हो जाएगी। जी, ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम समझ सकते हैं वुमेन को मेंटेनेंस लेना चाहिए? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, इसका मेरे पास ऑनेस्टली कोई स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं है। बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्या आपको, पहली बात, क्या आपको मेंटेनेंस की नीड है? आपका, क्या आपने अपनी लाइफ में उस मैरिज के लिए नौकरी छोड़ी है? राइट क्या आपने आपके क्या आपकी करियर ग्रोथ रुकी है? क्या आपने उस मैरिज में सैक्रिफाइसेस करे हैं? क्या आपका स्त्रीधन कह लो आपके हस्बैंड ने लिया है या नहीं लिया है? बहुत सारी चीजें हैं ना। सपोज आपकी 2020 में शादी हुई, 2021 में आप अलग हो गए, तो अब आपकी तुलना उससे नहीं हो सकती लेडी से जिसने 25 साल की शादी चलाई, राइट? सपोज अगर आपने 2020 में शादी हुई, 2021 में डिवोर्स ले लिया, लेकिन आपने उसके लिए ना, आप भी जॉब पे जाते रहे, आपके हस्बैंड भी जॉब पे रहते रहे, आप इन लॉज के साथ भी नहीं रहते थे तो किसी बुजुर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आई, आपके हस्बैंड भी फैमिली में इक्वली डोमेस्टिक चोर्स में कंट्रीब्यूट करते थे, तो आप पे कंपैरेटिवली वो मेंटल लोड भी कम आया। तो आपने भी अपनी लाइफ सही चलाई, उन्होंने भी लाइफ सही चलाई। तो अब आपकी लाइफ उस लेडी के साथ कंपेयर नहीं हो सकती जिसने 20 साल ससुराल की सेवा करी, ग्रेजुएट थी लेकिन जॉब नहीं करी,
राइट? तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है और ये एक्चुअली आपको खुद से पूछना है, राइट ये आपको कोई आंसर नहीं दे सकता। आई हैव सीन विमेन जो वेल टू डू थी, बट वो कहती थी कि नहीं, मैंने इस मैरिज में सैक्रिफाइस किया है, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। एंड आई हैव सीन विमेन जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने कहा मुझे इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं है, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। एक लेडी थी, उसका केस मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। लेडी ने शादी करी, दैट मैन हैड सम disabilities, ओके right? But still she loved him, she married him despite the fact that she was ready to do everything to help that man in the daily life. The family started interfering, इतना तंग किया उस लेडी को, फाइनली लड़के से लड़की अलग कराई। उसके बाद उस लड़की को तंग किया और फाइनली लड़की पे झूठा क्रूअल्टी का डिवोर्स केस डाला कि ये मेरे बेटे को तंग करती है, ठीक है, कि इससे हमें डिवोर्स चाहिए। That multiple lawyers and that girl was not well to do at all and that man was very well to do. तो कोई नॉर्मल इंसान यही बोलेगा कि इसने पैसे के लिए शादी करी क्योंकि लड़का डिसेबल्ड भी है, और यही इल्जाम थे जो उस लड़की पे लगाए गए थे उस केस में। उस लड़की ने सिर्फ एक चीज बोली, कहती है मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना। उसको मल्टीपल लॉयर्स ने बोला कि आप मेंटेनेंस ले लो, और मल्टीपल लॉयर्स ने उनको बोला आप केस तो डालो मेंटेनेंस। कहती है मेरे को शादी में रहना है, मैं मेंटेनेंस का केस कैसे डाल दूं? कहते मुझे सिर्फ अपना हस्बैंड चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड दैट वुमन डिड नॉट फाइल अ मेंटेनेंस क्लेम। एंड व्हेन शी रियलाइज कि उसको एंड तक ये लगता रहा कि हस्बैंड तो चाहता है मुझे, मदर के इन्फ्लुएंस में आके डिवोर्स ले रहा है। फाइनली व्हेन शी रियलाइज्ड कि नहीं, हस्बैंड भी डिवोर्स लेना चाह रहा है, वो इतने इन्फ्लुएंस में आ चुका है कि अब वो नहीं रियलाइज कर रहा दैट लेडी लव्ड हिम। शी, यू नो व्हाट, शी डिड नॉट कंटेस्ट। उसने कहा मुझे कुछ कंटेस्ट नहीं करना, जब ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है तो ना मुझे मेंटेनेंस चाहिए, ना मुझे शादी चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। देन देयर वाज अनदर गर्ल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। लोग कहते हैं ना कि विमेन मिसयूज करती हैं लॉज को। आई हैव सीन सच केसेस जहां विमेन ने सब छोड़ा है। ये एक तो मैंने आपको बताया, एक दूसरा केस है, इसमें अगेन सिमिलर थिंग्स हैपेंड। मदर इन लॉ ने और हस्बैंड ने मिलके लड़की को बोला कि जी आप तो हमारे साथ, आप हमारे यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही, ये है वो है। उस लड़की ने, उनमें कल्चरल डिफरेंसेस बहुत थे, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल, इतना डिफरेंस था कि मतलब जैसे वैल्यूज ही अलग थी। बट दैट गर्ल ट्राइड टू चेंज एवरीथिंग, बट द मदर इन लॉ जस्ट डिडंट लाइक द गर्ल। तो फाइनली वो दोनों अलग होने की बात हुई। इस लड़की ने, जब डिवोर्स हुआ तो म्यूचुअल सेटलमेंट से डिवोर्स हुआ, तो ये हुआ कि जो मैंने तुम्हें दिया है तुम मुझे वापस दे दो। तो इस लड़की ने उन्हें गाड़ी वाड़ी दे रखी थी, अपने पैसों से सब दे रखा था। वो उस लड़के से, क्योंकि ये गाड़ी लकीली लड़की के ही नाम पे थी तो लड़के को वापस देनी पड़ी। अगर लड़के के नाम पे होती वो नहीं देता, मतलब दैट वाज द सिनेरियो। वो तो क्योंकि नाम पे थी तो दे हैड टू, यू नो व्हाट, वी गॉट द सेटलमेंट अग्रीमेंट डन। उसमें स्त्रीधन जो होता है ना, वो चाहे लड़के की साइड दे चाहे लड़की की साइड दे, वो लड़की का राइट होता है। उसमें अगर लड़के वालों ने भी दिया तो भी वो लड़की का लीगल राइट है। तो एज अ मैटर ऑफ लीगल राइट हमारा सेटलमेंट अग्रीमेंट बड़ा रैशनली ये था कि ज्वेलरी तो मेरी है ना, मेरे पास ही तो रहेगी, और जो तुम्हारा है तो उस लड़की ने सब वापस कर दिया। पता है, डिवोर्स लेने के बाद उस लड़की को कोई नीड नहीं थी, उसने उनकी दी हुई ज्वेलरी उन्हें वापस कर दी। शी सेड जब रिश्ता ही नहीं बचा तो मैं ज्वेलरी लेके क्या करूंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्या आप क्या चाहते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी सिलेक्टिव। बट हाँ, अगर आपको नीड है, और आपने, अगर सपोज आज उस आदमी के 4 घर इसलिए हैं क्योंकि जब वो नौकरी कर रहा था या बिजनेस कर रहा था तब आप घर संभाल रहे थे, तो मैं नहीं मानती कि अगर आप उससे मेंटेनेंस ले रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगी कि अगर आप अपनी कमाई कर सको तो दैट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। एटलीस्ट मेरा मानना ये है, यू शुड नॉट लूज योर आइडेंटिटी इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आपको बुरा लगने लगता है, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए ये किया। तो आप पहले किसी के लिए
कुछ करते हैं, देन आप कहते हैं कि जी इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। इससे अच्छा ये है दैट अगर आप दोनों इन अ मैरिज इक्वली ग्रो करो, दैट्स आई थिंक अ बेटर ऑप्शन। तो शायद हमें ये डिस्कशन दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा कि मेंटेनेंस क्या होती है और क्यों लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट जिस दिन ये नीड ही खत्म हो जाएगी। राइट। अच्छा, कि ये जो मेंटेनेंस है आज के जमाने में जो भी है और पहले के जो भी है, आपको क्या लगता है अभी क्या ये ज्यादा हो रहा है? ओके, देखिए इसमें आज के ज़माने के और पहले के ज़माने को कंसिडर करते हैं। पहले के ज़माने में ना शादी का कॉन्सेप्ट क्या था, तुम्हारी डोली आएगी, तुम्हारी अर्थी जाएगी। तो उसमें एक पॉजिटिव भी था, एक नेगेटिव भी था। पॉजिटिव ये था कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम होती भी थी तो हमारी जो सोसाइटी थी, जो समाज था, जो बिरादरी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। तो वो घर की प्रॉब्लम्स घर में सॉल्व करा देती थी, पर वो लड़की कभी बेघर नहीं होती थी। तो मेंटेनेंस की नीड नहीं थी क्योंकि खाना घर का था, खेती घर की थी, पैसा घर का था, राइट। लेकिन उसका नुकसान ये था कि अगर अब्यूज भी हो रहा था तो ना माँ बाप सुनते थे, ना सोसाइटी सुनती थी। वो उसको बोलते थे तुम एडजस्ट कर लो। राइट। तो मेंटेनेंस की नीड इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके साथ अच्छा हो रहा था या बुरा हो रहा था, वो रह उसी घर में रही थी और उसके पास एजेंसी नहीं थी, वॉइस नहीं थी। और ना ही अगर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाती तो वो बुरा माना जाता था। और माँ बाप ही बोलते थे कि नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, चाहे लड़की पिट रही है कोई प्रॉब्लम। करंट सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है। सिर्फ लड़कियों ने अपने राइट्स मांगने शुरू करे हैं। अगेन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। करंट सिचुएशन में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब डिवोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ गया है। तो अब लड़कियां बेघर भी तो हो रही हैं, तो वो मेंटेनेंस मांगने कोर्ट जाती है। पहले क्या था, लड़कों की फैमिली कुछ कर दे, लड़की को डिवोर्स नहीं देती थी, घर से नहीं निकालती थी क्योंकि समाज में बदनामी होती थी। अब हो क्या गया, विद द ग्रोथ ऑफ द मेट्रोपॉलिटन द सोसाइटी इज बिकमिंग लूजली निट। तो जब लूजली निट सोसाइटी है तो बिरादरी की चिंता किसी को नहीं है। इस बिरादरी में शादी नहीं होगी तो भारत मैट्रिमोनी कोई और बिरादरी में निकाल देगा, या आप शादी.com से निकाल लोगे, या आप अखबार से निकाल लोगे। अब वो बिरादरी में शादी नहीं हो रही कि इस घर में दूसरी लड़की नहीं आएगी अगर एक लड़की तुमने इल ट्रीट करी तो। राइट। एक तो वो सिचुएशन है। तो अब लड़कियों के लिए अनसर्टेनिटी भी तो आ गई है ना। हाँ। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट अनसर्टेनिटी देता है सोसाइटी को। और दूसरी बात ये है कि अब माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। अगर अब क्रूअल्टी होती है तो अ लॉट ऑफ टाइम द पेरेंट्स से कि नहीं, वी विल हेल्प यू आउट, तुम बाहर आओ इससे, हमारे लिए हमारा बच्चा ज्यादा जरूरी है। राइट। तो ऐसा, तो अब इसलिए नीड फॉर मेंटेनेंस बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस, ऑब्वियसली केसेस तो बड़े ही हैं, बट सोसाइटी की नीड भी तो बदली है। अब बिरादरी है ही नहीं। अब कोई किसी के, आप अपने नियरेस्ट रिलेटिव के पास जाओ, वो आपके घर में आके आपकी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। उसका उसकी खुद की जिंदगी में बहुत कुछ है, एंड बी उसे डर है कि ये लड़की मुझे भी डाल देगी उस केस में, या मेरे को पैसे देने पड़ जाएंगे, या कोई भी रीजन। कोई किसी के चीजों में आजकल नहीं घुस रहा है। तो सोसाइटी उतनी टाइटली निट नहीं रह गई है, इसलिए भी मेंटेनेंस की नीड बढ़ गई है। पहले आप घर की बहू को निकाल के देखो, आपकी बिरादरी, आपकी शादी के लिए दूसरी लड़की नहीं आती थी, छोटे भाई की शादी नहीं होती थी अगर घर में